चलिए अब हम लोग समझते हैं कि नीति आयोग क्या है और इसकी गठन, इसकी एस्टैब्लिशमेंट क्यों हुई। 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था। 1950 में जो सेंट्रलाइज प्लानिंग मॉडल पे काम करता था। इसका काम स्टेट्स को फाइनेंशियल रिसोर्सेस अलोकेट करना और 5 इयर्स प्लान्स के थ्रू डेवलपमेंट को गाइड करना था। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक और गवर्नेंस के चैलेंजेस बढ़ते गए, प्लानिंग कमीशन की लिमिटेशन भी सामने आती गई। सबसे पहला लिमिटेशन था कि रिजिड अप्रोच। प्लानिंग कमीशन का सबसे पहला जो था वो था रिजिड अप्रोच। ये रिजिड अप्रोच क्यों था? हर स्टेट की एक यूनिक प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पा रहा था। एग्जाम्पल के लिए ईस्टर्न स्टेट लाइक बिहार, उड़ीसा में इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक एमिनिटीज का सीवियर शॉर्टेज था। बट प्लानिंग कमीशन का ज्यादा फोकस वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे था। एक तो ये था। दूसरा, वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी थी। वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी। दूसरा क्या था? वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी थी। इसमें क्या था कि स्टेट के स्पेसिफिक नीड्स को इग्नोर किया जाता था, जिसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ने लगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्रीकल्चर स्टेट जैसे पंजाब और हरियाणा को सेंट्रली प्लान्ड इरिगेशन स्कीम का बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन उधर बुंदेलखंड और विदर्भ को प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में नहीं मिला, तो ये एक तरह से वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी थी। तीसरा, लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो थर्ड वन इज लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। प्लानिंग कमीशन प्राइवेट सेक्टर और इनोवेशन को इनकॉर्पोरेट करने में फेल रहा। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले आईटी और टेक ड्रिवन सेक्टर के लिए जो एक डेडिकेटेड पॉलिसीज कोई प्लानिंग कमीशन नहीं दे पाया, जिसकी वजह से जो इनिशियली बेनिफिट मिलना चाहिए था इंडिया को ग्लोबल मार्केट में आईटी बूम करने के लिए, वो बेनिफिट नहीं मिला। तो जनवरी 1, 2015 में इन्हीं लिमिटेशन को एड्रेस करने के लिए नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, लॉन्च किया गया। तो established on January 1, 2015, replacing the Planning Commission 1950. Act as a India's top policy think tank, offering strategic and technical assistance to the center and state. ये नीति आयोग इंडिया का एक टॉप लेवल पॉलिसी थिंक टैंक है जो सेंटर और स्टेट को स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और इसकी जो फोकस होती है फॉस्टरिंग, मतलब प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय यूनाइटिंग स्टेट फॉर नेशनल इंटरेस्ट। फेडरलिज्म का मतलब ये हो गया कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस बना के रखने के लिए, तो यूनाइटिंग स्टेट्स नेशनल इंटरेस्ट। स्ट्रक्चर इनटू 2 हब्स। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग है, 2 डिवीजन में काम करता है। एक पहले टीम इंडिया हब, जिसका काम है कोऑर्डिनेट स्टेट को, सेंटर को, गवर्नमेंट को कोलैबोरेशन करने के लिए एक टीम है जो कोऑर्डिनेट करती है। दूसरा एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये क्या करती है कि इनहैंस रिसर्च, इनोवेशन एंड थिंक टैंक कैपेबिलिटीज सो दैट कि मॉडर्न सस्टेनेबल और मॉडर्न इंडिया बन सके और सस्टेन कर सके। तो ये 2 पार्ट में नीति आयोग काम करती है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें लीडरशिप स्ट्रक्चर क्या है। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इंडिया के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो नीति आयोग का लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर के अंदर होता है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। साथ ही इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट जनरल को इंक्लूड किया जाता है। तो गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं? जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो यूनियन टेरिटरीज के
वो इसके पार्ट होते हैं गवर्निंग काउंसिल के। फंक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है कि यहां पे डेवलप्ड शेयर्ड नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज विद स्टेट पार्टिसिपेशन। तो ये क्या करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को डेवलप करना स्टेट की एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ। मतलब इसका मतलब है कि हर स्टेट के यूनिक नीड्स को ध्यान में रख के हर एक का एक ज्वाइंट विजन प्रिपेयर किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के गोल को स्टेट के इनपुट्स के साथ सेट किया जाता है कि आपका क्या है, आप कितने कितने सारी चीजों को करेंगे। तो एक तो ये हुआ। दूसरा हुआ कि प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू ऑर्गेनाइज स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम। कोऑपरेट फेडरलिज्म को प्रमोट करना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि सेंटर और स्टेट के बीच एक बैलेंस पार्टनरशिप एस्टैब्लिशमेंट करना। फॉर इंस्टेंस, अगर इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के थ्रू बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में सेंटर और स्टेट का ज्वाइंट इफेक्ट देखने को मिला था। तो एक तो ये है इनका फंक्शन कि क्या करते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये वर्ड याद रखिएगा, जो इसमें नहीं था प्लानिंग कमीशन में। फिर है क्रिएट एग्रीगेट विलेज लेवल डेवलपमेंट प्लान। अब क्या है कि जो तीसरा जो फंक्शन है, ये विलेज लेवल डेवलपमेंट प्लान क्रिएट करना और उन्हें एग्रीगेट करना, हर गांव के यूनिक इश्यूज को एड्रेस करना। करते हुए नीति आयोग इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल तक पहुंचे। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर है इनकॉर्पोरेट नेशनल सिक्योरिटीज कंसिडरेशन इनटू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज। नेशनल सिक्योरिटीज कंसिडरेशन को भी इकोनॉमिक पॉलिसीज में इनकॉर्पोरेट करना भी एक क्या है, फंक्शन है नीति आयोग का। फॉर एग्जांपल, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को सपोर्ट करती है। तो एक क्या है कि इनकॉर्पोरेट नेशनल सिक्योरिटीज कंसिडरेशन इनटू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, जो पहले नहीं था। अब आते हैं बाकी के और क्या फंक्शन है। फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स टू इंश्योर इक्विटेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। वल्नरेबल का मतलब होता है वो लोग जो ज्यादा सेंसिटिव और रिस्क में होते हैं, जैसे वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। नीति आयोग का काम है कि इंश्योर करना कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन ग्रुप तक इक्वली पहुंचे। इसका एक एग्जाम्पल है इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो बैकवर्ड रीजन को अपलिफ्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो फोकस ऑन vulnerable group to ensure equitable economic progress. Develop and track long-term policy frameworks and programs. लॉन्ग टर्म, नीति आयोग लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क और प्रोग्राम को डेवलप करता है और उनका प्रोग्रेस ट्रैक करता है। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना और इनका रेगुलर मॉनिटरिंग करना इस प्रोसेस का ही पार्ट है। फिर आते हैं फॉस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स, थिंक टैंक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉस्टर का मतलब है कि किसी चीज को बढ़ावा देना और सपोर्ट करना। नीति आयोग स्टेक होल्डर, थिंक टैंक और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के पॉलिसी डिजाइन करता है और उसका इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के लिए स्टेक होल्डर के साथ काम किया गया। ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल है इस फंक्शन का, SDG, राइट। बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के नेटवर्क को बिल्ड करना, यह भी एक फंक्शन है ताकि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके। अटल इन्वेंशन मिशन इसका एक एग्जाम्पल है, जो यंग इन्वेस्टर और इनोवेटर और स्टार्टअप को सपोर्ट करता है। फिर है हम लोग के पास रिजॉल्व क्रॉस सेक्टोरल एंड क्रॉस डिपार्टमेंटल इश्यूज फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान।
क्रॉस सेक्टोरल और क्रॉस डिपार्टमेंटल इश्यूज को रिजॉल्व करना भी एक फंक्शन है नीति आयोग का। यह इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट प्लान का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए मल्टीपल सेक्टर के ऑफिशियल्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है और उसको उसी तरह से इंप्लीमेंट किया भी गया। फिर आते हैं हम लोग मेंटेन आर रिसोर्स सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। एक रिसोर्स सेंटर को मेंटेन करना जो गुड गवर्नेंस और सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए काम करता है भी एक फंक्शन है नीति आयोग का। इसका मतलब ये होता है कि नीति आयोग एक ऐसी नॉलेज हब की तरह काम करता है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और इनोवेटिव आइडियाज को शेयर करता है और गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके इसलिए करता है। नेक्स्ट, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू इंप्रूव सक्सेस रेट। ये मॉनिटर भी करता है, इवैल्यूएट भी करता है प्रोग्राम को और एग्जीक्यूट भी करता है कि क्या सक्सेस रेट है, क्या चीजें उसमें आई है। तो नीति आयोग का काम है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करना ताकि एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो सके और सक्सेस रेट बढ़े। तो ये भी एक फोकस है। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन। टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी फोकस होता है ताकि इंप्लीमेंटेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है, फॉर आप एग्जांपल के लिए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए नीति आयोग टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करता है, राइट। फिर अंडरटेक एडिशनल एक्शन टू अचीव नेशनल डेवलपमेंट गोल्स इफेक्टिवली। नीति आयोग एडिशनल एक्शन अंडरटेक करता है ताकि नेशनल डेवलपमेंट गोल को इफेक्टिवली अचीव किया जा सके। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से डील करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है जो टारगेटेड सॉल्यूशन पर काम करती है। तो ये सारे फंक्शन हैं नीति आयोग के। लेकिन नीति आयोग की कुछ लिमिटेशन भी है। जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है वो है कि नीति आयोग को फाइनेंशियल पावर नहीं दी गई है। स्टेट को फाइनेंशियल चीजों के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो नीति आयोग को फाइनेंशियल पावर नहीं दी गई है जैसा कि प्लानिंग कमीशन को फाइनेंशियल पावर था। इसकी एक ड्रॉबैक है और कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स में वो पूरी तरह से डिले हो जाता है। एक प्रॉब्लम ये है नीति आयोग में। तो अगर प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा आउटकम बहुत अच्छे से किया जा सकता है इसमें। और या फिर इसके जो चीज़ें हैं, जो भी लिमिटेशन है उसको दूर करके ये एक बहुत अच्छा ये आयोग और संस्था बन सकती है इंडिया के ग्रोथ के लिए। तो ये था नीति आयोग। अब हम लोग बात करेंगे कि इतनी सारी बातें हम लोग कर लिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो अब ये पैसा आता कहाँ से है? पैसा खर्च होता है, प्रोजेक्ट बनते हैं, 5 ईयर्स प्लान हो रहा है, ये पैसा आता कहाँ से है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक प्लान आता कहाँ से है। सबसे पहले जो आता है वो डोमेस्टिक बजटरी रिसोर्सेज। भारत के इकोनॉमिक प्लान दुनिया के सबसे एम्बिशियस डेवलपमेंट प्लान में से एक है। लेकिन सवाल तो वही है ना कि आखिर ये प्लान्स फंड कैसे किया जाता है, कहाँ से आती है इतनी फंडिंग जो हर सेक्टर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, सबको ड्राइव करती हो। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो सबसे बड़ा रिसोर्सेज है वो डोमेस्टिक बजटरी रिसोर्सेज। ये द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू प्लान फाइनेंसिंग। Major resources include taxations, public borrowing, small savings and public enterprise surpluses। ये प्लान फाइनेंसिंग का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है और इसका बेस है टैक्सेशन। हम लोग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, जीएसटी लिया जाता है। तो ये जो रेवेन्यू आती है ये ही चीज़ें हम लोग जैसे अभी जीएसटी के जितनी भी रेवेन्यू आती है वो स्मार्ट सिटीज़ और भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा पब्लिक बोरिंग और स्मॉल सेविंग जैसे पीपीएफ, इसके स्कीम्स के जो भी फंडिंग होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इसकी फंडिंग करने के लिए। ये फंड्स यूनियन और स्टेट बजट्स के अलोकेट किया जाता है कि पीपीएफ से जो फंड आया वो वहाँ चल जाएगा और इस प्रोजेक्ट में लग जाएगा।
तो जो हर प्लान पीरियड के दौरान इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करते हैं, ये सारी चीजें कहाँ से आती है? इसमें आती है डोमेस्टिक बजटरी रिसोर्सेज में आती है। फंड्स आर अलोकेटेड फ्रॉम द यूनियन एंड स्टेट बजट्स टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये हो गया कि डेफिसिट फाइनेंसिंग तब यूज होता है जब गवर्नमेंट की टोटल इनकम, जैसे रेवेन्यू और कैपिटल, उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर से कम होता है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। तो इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग रिसोर्सेज का सहारा लेती है, उसको ही हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग ही कहते हैं। इसके तीन प्राइमरी सोर्सेज हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग व्हेन गवर्नमेंट इनकम फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, इनकम कम हो गया, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, डेफिसिट हो गया। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के तीन प्राइमरी सोर्स हैं। कौन कौन है? बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट। पब्लिक और फॉरेन बोरोइंग का मतलब है गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू या सिक्योरिटीज के जरिए पब्लिक और फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेती है। फिर है कि आरबीआई विड्रॉइंग कैश बैलेंस फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से कैश विड्रॉ करती है। आरबीआई बैंक के पास रखे कैश बैलेंस को विड्रॉ करके फंडिंग की जाती है, तो वो एक रिसोर्सेज है। बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई एडहॉक बेसिस और ट्रेजरी बिल्स, तो आरबीआई के थ्रू एडहॉक और ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज होते हैं। तो डेफिसिट, अच्छा, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडिंग रिसोर्सेज आफ्टर डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक बजटरी मतलब जितना पैसा आ गया टैक्सेस से, इन्वेस्टमेंट से, उसके अलावा अगर घटता है तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सोर्स है, रिसोर्सेज है फाइनेंस का, और डज नॉट बर्डन टैक्स पेयर डायरेक्टली एज इट यूटिलाइज सरप्लस फंड फ्रॉम देम। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को डोमेस्टिक बजटरी रिसोर्सेज के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडिंग रिसोर्सेज माना जाता है। इसका एक यूनिक एडवांटेज है कि ये टैक्स पेयर को डायरेक्टली बर्डन नहीं देता है, बल्कि उसके सरप्लस फंड का ही यूटिलाइजेशन करता है। तो ये क्या था? डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब तीसरा है कि फॉरेन असिस्टेंस। फॉरेन असिस्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू फाइनेंसिंग स्पेशली इन सेक्टर लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स एंड कंस्ट्रक्शन। फॉरेन असिस्टेंट एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडिया के इकोनॉमिक्स प्लान के लिए। ये स्पेशली सेक्टर जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्विस, ऑटोमोबाइल्स और कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एफडीआई ने बूस्ट कर दिया है, जो एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट दोनों को इंक्रीज करता है। तो इंडिया एसेस फंड्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक से, आईबीआरडी एंड आईडीए से फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट। तो इंडिया वर्ल्ड बैंक से, आईबीआरडी से और आईडीए के प्लेटफॉर्म के थ्रू कई क्रिटिकल प्रोजेक्ट के लिए फंड एक्सेस करता है। यह फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल अपलिफ्टमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में इन फंड्स का सिग्निफिकेंट रोल है, खास करके वर्ल्ड बैंक का। तो आईबीआरडी लोन्स इंडिया को कंसेशनल टर्म पर मिलते हैं, कम ब्याज पे मिल जाते हैं, कम इंटरेस्ट पे मिलते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये लोन इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का बनाते हैं। तो आईबीआरडी प्रोवाइड लोन्स ऑन फेवरेबल टर्म्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। फिर है इंडिया हैज ऑल्सो बिकेम अ डोनर एडिंग नेबरिंग कंट्रीज इन पॉवर्टी रिडक्शन एंड डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग मांगते हैं, हम लोग भी बहुत हेल्प करते हैं, इंडिया बहुत हेल्प करता है। तो इंडिया अब डोनर बन चुका है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भारत सिर्फ रेसिपेंट नहीं है, बल्कि एक डोनर भी नेशन बन चुका है। इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज को पॉवर्टी रिडक्शन और डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भारत की मदद की काफ़ी प्रोमिनेंट रोल रही है।
तो ये था नीति आयोग और सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमीज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। तो अब क्या है कि इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक था, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से फिर से रिवीजन कर लें। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर से आते हैं इस चैप्टर से, तो इसको रिवीजन करें, मॉक टेस्ट इसके बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।